मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं वॉइस के कंटिन्यूएशन चैप्टर वॉइस पार्ट 2 के साथ उपस्थित हूं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के जनरल रूल्स के बारे में, और फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के चारों ब्रांचेज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स के बारे में भी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करें। वॉइस पार्ट 2। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वॉइस को बदलने से संबंधित जो जनरल रूल्स हैं वो क्या हैं। जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम। जनरल रूल्स का मतलब होता है सामान्य नियम, वैसे रूल्स जो हर प्रकार के सेंटेंसेस पे लागू होते हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हर सेंटेंस के साथ अलग अलग बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो हर सेंटेंसेस पे लागू होते ही होते हैं। उसे हम जनरल रूल्स के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम, वैसे नियम जो हर प्रकार के सेंटेंसेस पे समान रूप से लागू होते हैं। और उसके अंतर्गत जो सबसे फर्स्ट रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दें। और दूसरा जो रूल है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दें, यानी वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, एक एरो जो है वो इधर की ओर जा रहा है और नीचे का जो एरो है वो इधर की ओर इंगित कर रहा है, यानी सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वाइस वर्सा इसे हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो ये है कि मेन वर्ब को V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा V3 यानी वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल के पहले हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, बिन, बिंग का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार करते हैं। यहाँ मैंने वर्ब के टेंस के अनुसार इसलिए कहा क्योंकि टेंस जो है वो वर्ब का ही होता है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का ही स्टडी करते हैं। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसीलिए मैंने कहा कि वर्ब के टेंस के अनुसार करते हैं और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार करते हैं। फोर्थ रूल को समझे। वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार, यहाँ एक चीज़ नोटिस करने योग्य है, आवश्यकता अनुसार, यानी वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार बाई या फिर कोई दूसरा सुटेबल प्रीपोजिशन, बाई और एनी सुटेबल प्रीपोजिशन, या तो बाई या बाई के जगह कोई दूसरा सुटेबल प्रीपोजिशन रखते हैं, और फिर अंत में एजेंट या डूअर को रख देते हैं। एजेंट का मतलब डूअर होता है और डूअर का मतलब एजेंट यानी करने वाला, तो लास्ट में एजेंट को रख देते हैं। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्रीपोजिशन का सिलेक्शन, यानी बाई या इसके जगह पे जो कोई सुटेबल प्रीपोजिशन आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि प्रीपोजिशन का सिलेक्शन अविष्ट वर्ब पर निर्भर करता है, यानी वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है उस बात पे ये निर्भर करेगा कि हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें। अगर हम बाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वर्ब कौन सा है इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। अब आइए समझते हैं केस चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम का कारक परिवर्तन। सर्वनाम जो है, जो प्रोनाउन है, उसके कारक यानी केसेस को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, आइए समझते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई रहेगा तो वो मी में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी दो एरो है, एक ऊपर में इधर की ओर और एक नीचे इधर की ओर। अगर आई रहेगा तो वो मी में बदल जाएगा, मी रहेगा तो आई में बदल जाएगा। आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में है और मी जो है
वो ऑब्जेक्टिव केस में है। इधर जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सब ऑब्जेक्टिव केस में हैं इधर वाले, और इस तरफ वाले सारे ऑब्जेक्टिव, इधर वाले नॉमिनेटिव और इधर वाले ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आई जो है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और मी ऑब्जेक्टिव का। वी रहेगा तो वो अस में बदल जाएगा, अस रहेगा तो वो मी में बदल जाएगा। यू नो चेंज, देखिए यहाँ एक ही एरो है, सिर्फ एक एरो। यू रहेगा तो वो नहीं बदलेगा, ही रहेगा तो हिम में, और हिम रहेगा तो ही में। शी रहेगा तो हर में, और हर रहेगा तो शी में, वाइस वर्सा इस तरीके से चेंज होगा। इट रहेगा तो नो चेंज, इट नहीं बदलेगा। दे रहेगा तो देम में, और देम अगर हो तो दे में बदल जाएगा। और अगर कोई प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कोई सिंगल नेम हो, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हुआ हो, तो वो भी परिवर्तित नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। राहुल हेल्प्स हिम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। राहुल हेल्प्स हिम, राहुल उसकी मदद करता है। अब आइए इसे पैसिव में बदलते हैं। ही इज हेल्प्ड बाई राहुल। अब यहाँ ये समझिए, राहुल सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है, और हिम ऑब्जेक्ट है। ये ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आया है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ही रहेगा तो हिम में बदल जाएगा, और हिम रहेगा तो ही में बदल जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि हिम है, हिम है, और इसे हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ देखिए हिम था, ऑब्जेक्टिव केस में था, यहाँ नॉमिनेटिव केस ही में बदल गया। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद फिर कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलने के पहले। यहाँ देखिए नियम है कि मेन वर्ब को V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदल दें, तथा V3 के पहले हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, बिन, बिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो मेन वर्ब है हेल्प्स, इसको तो हेल्प्ड में मैंने बदल ही दिया, इसके पहले सुटेबल वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हीज के साथ सिंपल प्रेजेंट में इज का ही इस्तेमाल होता है। तो ही इज हेल्प्ड, और लास्ट में डूअर को रखने से पहले, चूंकि डूअर तो राहुल ही है, डूअर रखने से पहले मैंने बाई को रखा और फिर लास्ट में डूअर। यहाँ देखिए बाई या कोई सुटेबल प्रीपोजिशन, फिर लास्ट में एजेंट या डूअर है, तो मैंने बाई लिखा फिर राहुल लिखा। राहुल हेल्प्स हिम पैसिव हो जाएगा, ही इज हेल्प्ड बाई राहुल। अब आइए इस फोर्थ रूल को डिफरेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस से विस्तार से समझते हैं। दो बातें यहाँ समझने योग्य हैं। यहाँ पे है कि वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार बाई या कोई सुटेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। दो बात यहाँ समझना ये है कि आवश्यकता अनुसार, यानी अगर ज़रूरत हो तो बाई का इस्तेमाल करें और बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करें, और ज़रूरत नहीं हो तो हम बाई प्लस एजेंट को हटा भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरे सुटेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है, ये दो चीज़ हम आगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, अब आइए एग्जाम्पल सेंटेंसेस से हम लोग इसे समझते हैं। फर्स्ट है, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया। लोग पूरे भारत में हिंदी बोलते हैं। पीपल स्पीक हिंदी, लोग हिंदी बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। आइए इसे पैसिव में चेंज करते हैं। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया। हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है। अब यहाँ पे हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया बाई पीपल, यहाँ हम लोगों ने बाई पीपल इसको मैंने नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिना बाई प्लस एजेंट, यानी बाई प्लस एजेंट के ही सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ हम लोगों का इंटेंशन सिर्फ हिंदी के बोले जाने से है।
हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है लोगों के द्वारा। ऐसा सेंटेंस हम लोग कभी नहीं फ्रेम करते, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हिंदी पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। सेकंड सेंटेंस देखें, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, यानी डॉक्टर रोगी की जांच पड़ताल कर रहा है। डॉक्टर रोगी की जांच पड़ताल कर रहा है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब आइए देखें, द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, यानी रोगी का इलाज चल रहा है, रोगी का जांच पड़ताल हो रहा है। अब इस सेंटेंस से ये क्लियर हो जाता है कि रोगी का इलाज तो डॉक्टर ही करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी जैसे ही पूछे कि तुम्हारे पिताजी बीमार थे, उनका क्या हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि उनका इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं कहते कि उनका इलाज हो रहा है डॉक्टर के द्वारा। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी का इलाज चल रहा है, सामने वाला ये समझ जाता है कि डॉक्टर से ही इलाज चल रहा है, क्योंकि दूसरा कोई इलाज करता ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर ही इलाज किया करते हैं। इसलिए बाय द डॉक्टर, यहाँ एजेंट प्लस बाय प्लस एजेंट, यानी बाय द डॉक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना उसके लिखे ही सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है कि रोगी की जांच पड़ताल हो रही है, नहीं रोगी का इलाज हो रहा है। तो इन दो सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या समझा, डिलीशन ऑफ बाय प्लस एजेंट, यानी बाय प्लस एजेंट को डिलीट करना। जैसे ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये बाय और हिम, तो बाय एक प्रीपोजिशन है प्लस हिम, और हिम क्या है, डूअर है। तो बाय हिम हम नहीं लिख करके ये जो है इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीशन ऑफ बाय प्लस एजेंट हो गया, यानी उसको हटा दिए। अब आइए बाकी का जो दूसरा रूल था, यानी सुटेबल प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना, बाय के जगह दूसरे सुटेबल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करने के लिए इस सेंटेंसेस में समझते हैं। थर्ड सेंटेंस देखें, ही सेटिस्फाइड मी, उसने मुझसे संतुष्ट किया। ही सेटिस्फाइड मी, उसने मुझे संतुष्ट किया, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। और इसे जब हम पैसिव में बदलते हैं तो देखिए, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम, आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेटिस्फाइड के बाद प्रीपोजिशन विथ का ही इस्तेमाल होता है, न कि बाय का। ओके, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम लिखेंगे। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, यानी परिणाम ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव में बदलें, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, यहाँ देखें सरप्राइज्ड वर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन आया है वो एट आया है। ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट, इट विल बी ऑल टुगेदर अ रॉन्ग सेंटेंस। इसलिए आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट ही लिखेंगे, ना कि आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखें, आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव में बदलें, इट इज़ नोन टू मी, इट इज़ नोन टू मी, यहाँ नोन शब्द के बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ भी हम बाय प्रीपोजिशन अगर इसको बाय से रिप्लेस करते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट सेंटेंस देखें, हीज बिहेवियर शॉक्ड मी, यानी उसके व्यवहार ने मुझे शॉक्ड कर दिया, दुखी कर दिया या मुझे झटका पहुंचाया। हीज बिहेवियर शॉक्ड मी, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। आई वॉज शॉक्ड एट हीज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हीज बिहेवियर, यहाँ भी देखें शॉक्ड वर्ड के बाद प्रीपोजिशन एट आया। अब ध्यान से समझिए, थर्ड सेंटेंस में हमने विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, फोर्थ में एट का, फिफ्थ में टू का, फिर सिक्स्थ में एट का। इससे ये क्लियर हो जाता है कि प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो अभिष्ट वर्ब पे निर्भर करता है, यानी कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, ये तो अभिष्ट वर्ब पे ही निर्भर करता है। इसलिए ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए प्रेजेंट टेंस के जो चारों ब्रांचेज हैं उनके सेंटेंसेस को अलग अलग हम लोग पैसिव में बदलकर समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, आइए प्रेजेंट टेंस का जो सबसे फर्स्ट ब्रांच है सिंपल प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंस को के एक्टिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव में बदलने के लिए सीखें। देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। एग्जाम्पल है सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, अ लेटर, इस अ लेटर को उठा के यहाँ ले आए। उसके बाद राइट्स को रिटन में बदले और उससे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किए। सबसे पहले इसको बदलते हैं, इससे पहले इज एम आर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, फिर इज एम आर का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, फिर बाई का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद सी को हर में यहाँ चेंज कर दिया गया। इस सी को हम लोगों ने हर में चेंज कर दिया। और अगर हर रहता तो जैसे सी टीचेज हर, सी टीचेज हिम, तो हिम को ही में कर देते। तो सी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर। इस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस को समझें। पैसिव ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस उसके बाद नॉट और तब V3 का इस्तेमाल, फिर बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल। एजेंट को हम लोग डूअर भी करते हैं। एग्जाम्पल सी डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखती है। हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सी डज नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हर। यहाँ भी अ लेटर को हम लोगों ने अ लेटर, सी डज नॉट राइट ये एक वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर को लाया। फिर इज़ नॉट रिटन, राइट को रिटन में कर दिए, इज़ नॉट रिटन बाई प्लस एजेंट, सी को हर में चेंज कर दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले इज़ एम आर को लाते हैं, चूँकि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है। तो इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हो तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे वरना इसे छोड़ देंगे, इसीलिए ब्रैकेट में दिया हुआ है। प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म में, प्लस बाई प्लस एजेंट और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल डज सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है। और यहाँ भी देखिए सी से पहले डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से यहाँ अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, अ लेटर का इस्तेमाल हुआ और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल हुआ। हर जगह हम लोग देखते थे कि अ लेटर के बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे इज का इस्तेमाल अ लेटर यानी सब्जेक्ट से पहले हो गया। इज़ अ लेटर रिटन बाय हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए प्रेजेंट टेंस के सेकंड ब्रांच प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में पढ़ें। ओके, WH क्वेश्चंस, सबसे पहले इसे समझ लें। इसके पैसिव स्ट्रक्चर को WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस वाई डज सी नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखती है। अब यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट से पहले डज है और उससे पहले WH वर्ड आया हुआ है, तो यहाँ भी वही काम करते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट अ लेटर को सबसे पहले यहाँ पे अ लेटर तो आ ही जाता है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो वाई इज़ अ लेटर नॉट रिटन बाय हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए अब सेकंड ब्रांच के बारे में स्टडी करें। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पॉजिटिव सेंटेंस। पैसिव जो इसका स्ट्रक्चर है पैसिव का, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसी के तरह ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ा जाता है वो है बिंग। ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। एग्जाम्पल सी इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बिंग रिटन बाई हर। पिछले सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बनाते थे अ लेटर इज रिटन बाई हर, अब यहाँ इज एम आर के बाद एक एक्स्ट्रा बिंग भी लगाना है। अ लेटर इज बिंग रिटन बाई हर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका पैसिव का, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके ठीक बाद नॉट लगाते हैं, तब बिंग लगाते हैं, यानी बिंग से पहले नॉट लगाना है न कि बिंग के बाद, प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव सेंटेंस क्या होगा इसका,
अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। यहाँ ध्यान यही देना है कि बीइंग से पहले नॉट का इस्तेमाल करना है। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव है। इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लाते हैं, इसलिए इज एम आर पहले आया, प्लस ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट लगाएंगे वरना छोड़ देंगे, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है, पैसिव होगा। इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस सॉरी, पैसिव स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद सारा जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर आएगा, सिर्फ WH वर्ड शुरू में जुड़ जाता है। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस समझिए। वाई इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रही है। वाई इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आइए समझते हैं थर्ड जो इसका ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर देखें, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो बिन है उसको हैज़ और हैव दोनों के साथ कॉमन ले लेना है, यानी हैज़ बिन और हैव बिन, इस तरीके से। एग्जाम्पल, सी हैज़ रिटन अ लेटर, सी हैज़ रिटन, सी सब्जेक्ट हुआ, हैज़ रिटन वर्ब हुआ और अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ देखिए अ लेटर ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आए, उसके बाद हैज़ बिन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अ लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अ लेटर हैज़ बिन, उसके बाद मेन वर्ब जो था रिटन, ये तो है ही V3 में, जस का तस यहाँ पे रख दिए, तो अ लेटर हैज़ नॉट बिन रिटन बाय हर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बिन रखते हैं। ध्यान ये रखना है कि नॉट का जो इस्तेमाल होगा वो बिन से ठीक पहले होगा, ऐसा नहीं करेंगे कि नॉट का इस्तेमाल बिन के बाद करेंगे, पहले होता है। प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, जैसे सी हैज़ नॉट रिटन लेटर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर में आ लेटर था, यहाँ लेटर्स हमने प्लूरल बना दिया है ताकि हैव का भी इस्तेमाल आप समझ लें। सी हैज़ नॉट रिटन लेटर्स, अब यहाँ देखिए लेटर्स प्लूरल सब्जेक्ट आया तो उसके साथ हैव लगा, फिर नॉट और तब बिन, यानी हैव और बिन के बीच में नॉट का इस्तेमाल मैंने किया है। सी हैज़ नॉट रिटन लेटर्स, लेटर्स हैव नॉट बिन रिटन बाय हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव स्ट्रक्चर है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को आगे रख देते हैं सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में, फिर ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट ठीक इसके बाद होगा, प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज सी नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट सी के पहले हैज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ, उसी प्रकार से लेटर्स जो प्लूरल ऑब्जेक्ट है, यहाँ लेटर्स प्लूरल ऑब्जेक्ट से पहले हैव का इस्तेमाल हुआ। हैव लेटर्स नॉट बिन, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। हैव लेटर्स नॉट बिन रिटन बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए WH क्वेश्चंस को समझें। पैसिव WH वर्ड्स, सबसे पहले WH वर्ड्स लग जाता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर है सब उसी को रख देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सेंटेंस, वाई हैज सी नॉट रिटन लेटर्स, उसने पत्र, ढेर सारे पत्र क्यों नहीं लिखे हैं। तो वाई हैव लेटर्स नॉट बिन रिटन बाय हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस का फ्रेमिंग होता है। आइए अब फोर्थ और लास्ट जो इसका ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, उसके सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ें। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है नोट में कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज़ नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस को पैसिव में हम नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिए, सी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर,
वह एक पत्र लिखती रही है। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आएँ और उसे पैसिव में बदलना हो तो सीधे हम नो चेंज लिख देते हैं। हालांकि कुछ ग्रामेरियंस का कहना है, कुछ आधुनिक व्याकरणों का कहना है कि इसे भी चेंज किया जा सकता है इस तरीके से कि अ लेटर हैज़ बिन बीइंग रिटन बाय हर। यहाँ हैज़ बिन के बाद बीइंग लगा करके इसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेरा यही सलाह है कि ये जनरली एक्सेप्टेड सेंटेंस नहीं है, इसलिए नो चेंज ही लिखना प्रेफरेबल है। अगर इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप सीधे नो चेंज लिख दें, इस तरीके से सेंटेंस को कभी भी न बदलें। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।